नमस्कार। मैं डॉक्टर विकास कुमार, प्रिंसिपल सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर, मुजफ्फरनगर। आज के टीचर ओरिएंटेशन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज चर्चा करूंगा आप लोगों से टीएलएम के बारे में और कि टीएलएम क्या है, किस प्रकार बनते हैं, क्यों बनते हैं और हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा टीएलएम प्रभावी हो। टीएलएम बनाने के पीछे या आज की वर्कशॉप के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है। आज की वर्कशॉप में हम जानने का प्रयास करेंगे कि स्टूडेंट्स की लर्निंग को बढ़ाने के लिए टीएलएम का क्या योगदान है। टीएलएम को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर कितने भागों में क्लासिफाइड किया जा सकता है और टीएलएम के विभिन्न रूप क्या हैं और कैसे हम लोकल बेस पर एक लो कॉस्ट या मैं कहूँ कि नो कॉस्ट टीएलएम कैसे बनाएंगे और टीएलएम के द्वारा हम अपनी क्लास के बच्चों को कैसे इन्वॉल्व कर पाएंगे, इनकी हम चर्चा करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आया होगा, व्हाट इज टीएलएम। हम जब किसी क्लास में पढ़ाते हैं तो हम बच्चों को बहुत से तरीकों से इंस्ट्रक्शन देते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम पढ़े हैं, हम शिक्षक, तब हमें अपने समय के बहुत से टीचर्स याद आते होंगे। वो नई नई तकनीक लाते थे। कोई टीचर के पढ़ाने का ढंग अलग होगा, किसी का अलग होगा। कोई गार्डन में ले जाते थे, बहुत से टीएलएम नेचुरली बना देते थे, तो उन सब की याद आती है। यानी टीएलएम का अर्थ, सीधा सा अर्थ है, एक ऐसा मटेरियल जो हमें इंस्ट्रक्शन देता हो या जिसके द्वारा हम बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हों। और टीएलएम की फुल फॉर्म है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अगर मैं बात करूं, अगर टीएलएम की डेफिनेशन की, तो इट इज एनी मटेरियल यूज्ड बाय द टीचर टू एनहेंस देयर टीचिंग टू बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड इफेक्टिव इन द क्लासरूम। अपने क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हम जिस जिस मटेरियल का यूज कर सकते हैं या करते हैं, उस मटेरियल को हम टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के नाम से जानते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या हो सकता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल ह्यूमन भी हो सकते हैं और नॉन ह्यूमन भी हो सकते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल एनिमेट भी हो सकते हैं और इनएनिमेट भी हो सकते हैं। एनिमेट सजीव और निर्जीव भी हो सकते हैं, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन भी हो सकते हैं। अगर ये एक मैं दो पिक्चर आपको दिखाता हूँ, एक पिक्चर ए है और एक पिक्चर बी है। इस ए पिक्चर में जो बच्चा है ये किताब पढ़ रहा है और इसे हम ग्लोब के बारे में बता रहे हैं, संसार के बारे में बता रहे हैं। और दूसरी पिक्चर में इस बी के आगे ग्लोब भी हमने रखा है। तो आप ही बताइए इसमें कौन सा इफेक्टिव है, ए वे इफेक्टिव है या बी? निश्चित रूप से आपके मन में आया होगा कि बी ज़्यादा इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि उसमें टीएलएम का यूज हो रहा है। यू आर राइट। तो इसी प्रकार आप समझ गए कि टीएलएम जरूरी क्यों है। द रोल ऑफ टीएलएम इन द क्लासरूम आर। क्लासरूम में टीएलएम का रोल क्या है? हम टीएलएम के द्वारा अपनी क्लासरूम को रियल पिक्चर दे सकते हैं, बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकते हैं और बच्चों को खेल खेल में, कहते हैं ना, खेल खेल में विज्ञान, तो खेल खेल में सामाजिक विज्ञान, है ना। हम बच्चों को फन देते हैं और फन के साथ बच्चों को लर्निंग कराते हैं। तो ये जो है कि टीएलएम के द्वारा हम कंसेप्ट को, कोई फैक्ट है, कोई आइडिया है, उसे बहुत अच्छी तरह बच्चों को सिखा पाएंगे। और टीएलएम आल्सो हेल्प इन ब्रिंगिंग नोवेल्टी एंड फ्रेशनेस इन क्लासरूम। और क्लासरूम में फ्रेशनेस देने के लिए ये टीएलएम का यूज करते हैं। अभी एक हमने साइंस टीचर्स की वर्कशॉप कराई थी। उन साइंस टीचर्स की वर्कशॉप में चूंकि बायो के टीचर भी थे और जो ट्री है उसकी जो एज हम कैलकुलेट करते हैं ना, एक बनाते हैं, तो बच्चों सभी टीचर्स को, जिसमें 30, 40, 50 ईयर्स के टीचर्स थे, तो उन सबको हम गार्डन में ले गए और वहाँ पेड़ों की छाल के ऊपर, उसके ऊपर पेपर रखा और कलर बनाए। कलर से उन्होंने उसके रिंग्स उतारने की कोशिश की, कार्बन कॉपी करने की कोशिश की। इतना मज़ा आया, क्लासरूम में फ्रेशनेस आ गई हो। तो जब ये फ्रेशनेस एक 50 ईयर्स के टीचर्स के मन में, दिल में, दिमाग में आ सकती है, तो क्यों नहीं हम ऐसा टीएलएम करें कि जो बच्चों के दिमाग में, बच्चे भी फ्रेश हो जाए, बच्चे बोर महसूस ना करें, बच्चों में फन आ जाए और बच्चों में एंजाइटी, फियर और ये बोर होना क्या होता है, ये सब बच्चों के दिमाग से बाहर निकल जाए। तो टीएलएम ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को एंजाइटी से दूर कर दे, फियर दूर हो जाए पढ़ाई का, और बोर होने का तो मतलब ही नहीं है। अगर एक टीचर एक्टिव है और टीचर में टीएलएम बेस्ड टीचिंग है तो बच्चे बोर नहीं होंगे।
फ्रेश ही फ्रेश होंगे, जैसे कोलगेट या पेप्सोडेंट कर लिया हो, ताजगी आ गई है। ठीक। अब एक एग्जाम्पल देते हैं कि टीएलएम कैसा होना चाहिए। ए टीचर शुड ट्राई एंड मेकिंग द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन मोस्ट डायरेक्ट यूजिंग सुटेबल टीएलएम। मैं सुटेबल टीएलएम की बात क्यों कर रहा हूँ? मैं एक इसमें से कर रहा हूँ कि मान लीजिए मुझे किसी एक बच्चों को क्लास में लेक्चर देना है और वो किसी वनस्पति के ऊपर है, वो फ्लावर्स के ऊपर है ना, कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, है ना, सनफ्लावर्स के, रोज के ऊपर या किसी प्लांट के ऊपर। तो क्यों ना उस दिन हम उस प्लांट को ही क्लासरूम में ले जाएं। बच्चा उसे छूकर महसूस करेगा, बच्चा उसे सूंघकर महसूस करेगा, देखकर महसूस करेगा, करेगा ना ऐसा बच्चा। तो इस वजह से टीएलएम ऐसा होना चाहिए जो सुटेबल हो, टॉपिक के अनुसार हो, चैप्टर के अनुसार हो, ऐसा टीएलएम होना चाहिए। पर्पज क्या है टीएलएम का? क्योंकि जब तक एक किसी कार्य को हम करते हैं और उसका पर्पज ही हमें मालूम ना हो या वो पर्पज के बेस ना हो तो उसका फायदा कुछ नहीं होता। तो वो जो मोटिवेट कर सके लर्नर्स को, जो रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन को दे सके, है ना, जो इंफॉर्मेशन को दे सके वही तो होगा। हेल्प इन रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, होलिस्टिक लर्निंग हो, हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग क्लासरूम टीचिंग, फैसिलिटेट चेंज इन एटीट्यूड, बच्चों के एटीट्यूड में चेंज जिसके कारण हो जाए, बच्चों का दृष्टिकोण ही बदल जाए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हो, बच्चा केवल लिखित तक ना रहे, सैद्धांतिक तक ना सीखे, बिल्कुल उसे प्रैक्टिकल नॉलेज हो, मेकिंग लर्निंग फन की बात करें और कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये सब टीएलएम का पर्पज होते हैं, उद्देश्य हमारे होने चाहिए। एक टीएलएम कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः टीएलएम को 3 वर्गों में बांटा जाता है: ऑडियो, वीडियो, विजुअल और ऑडियो विजुअल। अब ये विजुअल को प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड में बांटा जाता है। प्रोजेक्टेड में स्टिल हो सकते हैं, मूविंग पिक्चर हो सकती है, 2D मॉडल हो सकते हैं, 3D मॉडल हो सकते हैं। चलिए धीरे धीरे बात करते हैं। जैसे मैं बात करूं ऑडियो टीएलएम की। ऑडियो टीएलएम का कार्य क्या है? इनका मुख्य कार्य है स्टिमुलेट करना हियरिंग सेंस ऑफ लर्नर। जो बच्चे हैं उनके हियरिंग सेंस को स्टिमुलेट करना इनका कार्य होता है। ह्यूमन वॉइस, आपको टीएलएम बन सकता है कि आपको लगता है कि किताब की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ है और उस लैंग्वेज को हल्की करनी है और हम लिख के नहीं समझा पाते, बल्कि आवाज़ के उतार चढ़ाव के द्वारा, कोई डायलॉग बोल रहा है, कोई राजा की बात चल रही है, तो हम डायलॉग ऐसे बोलें कि आवाज़ का उतार चढ़ाव ऐसा हो कि हमारी वॉइस से उस समय के सीन क्रिएट हो जाए बच्चों के सामने सुनकर। तो अपनी आवाज़ को डालकर लोड करके रिकॉर्ड करके हम ह्यूमन वॉइस के द्वारा अपना टीएलएम बना सकते हैं। टेलीफोनिक कन्वर्जेशन कर सकते हैं बच्चों के साथ, है ना, तो वो भी हम रिकॉर्ड करके डाल दें। एक ने क्वेश्चन पूछा, दूसरे ने आंसर दिया, आपका तर्क वितर्क हुआ, लॉजिकली बातचीत हुई, तो वो भी हमारा टीएलएम हो सकता है। रेडियो ब्रॉडकास्ट होते हैं बहुत अभी कृषि जगत, पता नहीं कौन कौन से कृषि के लिए, सामाजिक विज्ञान के डिफरेंट टॉपिक्स पर और रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होते रहते हैं, तो उनकी ऑडियो क्लिप्स नेट पर आराम से मिल जाती है। अभी अगर मैं स्वामी विवेकानंद जी की बात करूँ, महात्मा गांधी जी की बात करूँ, तो उनके तो लेक्चर रिकॉर्ड पड़े हैं, है ना। तो जो ये विद्वान लोग हैं, शिक्षाविद हैं, उनके रेडियो ब्रॉडकास्ट की बात होगी, ऑडियो क्लिप की बात होगी, जो नेट से उठाकर खुद बनाकर हम अपने ऑडियो टीएलएम बना सकते हैं। सॉरी, हम बात कर सकते हैं जैसे विजुअल टीएलएम्स की। विजुअल टीएलएम्स क्या करते हैं? साइंस ऑफ विजन के बारे में बनते हैं, विजन कैसा है ना। और जो टेक्स्ट बुक है, सप्लीमेंट्री बुक है, रेफरेंस बुक है, एनसाइक्लोपीडिया है, कोई मैगजीन में अच्छा लेख आ गया, बाई चांस कोई मैगजीन आप पढ़ते हैं, ऐसा भी टीचर्स मैगजीन से जुड़े होते हैं, न्यूज़पेपर से जुड़े होते हैं, उसमें कोई ऐसा क्या हुआ कि कोई टॉपिक आ गया, है ना, कंटेंट कहीं छपा हुआ मिल जाए, अब वो मेरे किताब के से अच्छा मुझे लग रहा है तो मेरा टीएलएम हो गया। डॉक्यूमेंट्स हैं, क्लिपिंग्स हैं, डुप्लीकेट रिटन मटेरियल्स हैं, प्रोग्राम मटेरियल्स हैं, बहुत सी केस स्टडी बनाते हैं, रिपोर्ट्स मैगजीन में आ जाती हैं, तो वो भी हमारा टीएलएम का काम करता है। देखिएगा, जो नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल टीएलएम्स हैं, अगर मैं 2D की बात करूं, 2 डायमेंशनल की बात करूं, तो चार्ट्स, पोस्टर्स, मैप्स, डायग्राम्स, ग्राफ्स, फोटोग्राफ्स, कार्टून्स, कॉमिक स्ट्रिप्स, ये सब 2 डायमेंशनल विजुअल टीएलएम्स हैं। और 3D में मॉडल्स है, मॉकअप, डायोरामा, ग्लोब, रिलीफ मैप, स्पेसिमेन, पपेट, होलोग्राम।
होलोग्राम से अभी देखा होगा कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का होलोग्राम पिक लगाया ना, तो वो भी एक 3D मॉडल हो गया ना एक तरीके से। तो इस प्रकार के मॉडल्स आते हैं। ग्राफिक मटेरियल्स की मैं धीरे धीरे बात करता हूँ, जिनकी मैं बात करूँगा। ये जो मैप्स हैं, चार्ट्स हैं, पोस्टर्स हैं, ये सभी हमारे ग्राफिक मटेरियल्स ही तो हैं, है ना। मैप रीडिंग हम बच्चों को सिखाते हैं, तो मैप रीडिंग के लिए हम क्या करेंगे, प्लेस का सिंबल बताना है, हमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बताना है, हमें लैंड फॉर्म, ह्यूमन फैक्टर्स, वाटर फॉर्म, क्लाइमेट चेंज, रिसोर्स, डिस्टेंस, ट्रांसफॉर्मेटेशन को बताना है। तो उनके हमें सिंबल के लेकर भी हम टीएलएम बना सकते हैं। देखिए, मैप्स कई प्रकार के होते हैं। अगर आपने जैसे आपको कहीं पर क्लाइमेट को दिखाना है, मिट्टी सॉइल को दिखाना है, फॉरेस्ट एरियाज को दिखाना है, रिसोर्सेज को दिखाने हैं, रेनफॉल दिखाना है, तो आप फिजिकल मैप बोलते हैं उन्हें। उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल मैप। जैसे स्क्रीन पर मैंने दिखाया आपको, ये एक फिजिकल मैप है। इसमें क्या दिखाया गया है, इंडिया एनुअल एवरेज रेनफॉल मैप, एक रेनफॉल मैप की बात की है ना। तो ये सब कुछ शो कर सकते हैं हम। इसके अलावा कोई भी पॉलिटिकल मैप लगा सकते हैं। जो पॉलिटिकल मैप जैसे मैंने दिखाया आपको, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 14 मुजफ्फरनगर का ये मैप है, इसे पॉलिटिकल मैप माना जाता है। तो पॉलिटिकल मैप का भी हम ई कंटेंट या कोई भी कंटेंट हम बना सकते हैं, टीएलएम बना सकते हैं। हिस्टोरिकल मैप, अगर हमें दिखाना है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था वो कहाँ से कहाँ तक फैला था, तो हिस्ट्री आ गई ना, तो हिस्टोरिकल मैप बन जाएगा। और हिस्टोरिकल मैप में हम एम्पायर का शासन है, रूट्स हैं, ट्रैवलर्स के रूट्स हैं, प्लेसेज ऑफ वार हैं, इन सबको हम शो करा सकते हैं और आराम से टीएलएम बना सकते हैं। इकोनॉमिक मैप की बात करते हैं। जैसे मैंने अफ्रीका का इकोनॉमिक मैप लिया है, इसमें उसमें डिफरेंट प्लेस पर जिसके कारण इकोनॉमी इम्प्रूव होती है, जिस एरिया की इकोनॉमी किस चीज़ पर डिपेंड है, जैसे कोई गोल्ड पर है, डायमंड पर है, कॉफ़ी है, टी है, क्रूड ऑयल पर है, तो डिफरेंट प्लेसेस भी आ गए, तो ये इकोनॉमिक मैप हो गया। अब सोशल मैप भी हो सकते हैं। सोशल मैप जैसे कैसे होते हैं, जैसे हमें पता करना है कि भाई मुजफ्फरनगर में लिटरेसी रेट क्या है। मुजफ्फरनगर की जितनी तहसील हैं, या सहारनपुर मंडल की बात करूं, तो क्या सहारनपुर मंडल में मुजफ्फरनगर का जो लिटरेसी रेट है शामली और सहारनपुर सभी जिलों का बराबर होगा? ऐसा नहीं होगा ना, डिफरेंट प्लेस का अलग अलग होगा। जैसे मैंने एक ये लिटरेसी रेट लिया है लाइट कलर से, जहाँ लाइट कलर है वहाँ लिटरेसी रेट कम है, जहाँ डार्क कलर है वहाँ ज़्यादा है, और कितना है वो भी लिख दिया। तो ये एक सोशल मैप हो गया। और सोशल मैप के द्वारा लैंग्वेज है, ट्राइब्स है, इन सबको हम शो कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे अभी मैंने बताया, चार्ट्स भी कई प्रकार के होते हैं। चार्ट्स क्या है? ए चार्ट इज ए डायाग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिस्टम प्रोसेस एंड हिस्टोरिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट. It is a visual representation used to summarize, illustrate, compare or contrast, communicate the subject matter in effective and systematic way. ये सब एक चार्ट्स के तरीके होते हैं। अब चार्ट्स भी कई प्रकार के हैं। जैसे मैं एक बात करूँगा, प्रोसेस चार्ट है। प्रोसेस चार्ट का यूज करते हैं जैसे हमें किसी इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल बतानी है या एनर्जी साइकिल्स बतानी है, और एक साइक्लिक प्रोसेस को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो उसके हम प्रोसेस चार्ट बोलते हैं। जैसे जैसे हमें फूड चेन बनानी है और हमें ऐसा रिप्रेजेंट करना है कि फंक्शनल रिलेशन हो, बहुत सारी इवेंट हैं और वो आपस में इवेंट जुड़ी हुई हैं, तो उसे हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। अगर मैं टाइम चार्ट की बात करूं, आप हिस्ट्री के चार्ट बनाना चाहते हैं और उसमें एक टाइमलाइन बनाना चाहते हैं कि भाई 1902 में ये राजा था, 1910 में ये हुआ, 1915 में ये हुआ, तो एक टाइमलाइन हम बना सकते हैं, उसे मैं बोलूँगा टाइम चार्ट। उसमें सीक्वेंस होगा टाइम का। अगर टेबुलर चार्ट है, अगर मुझे कहीं पर डेटा का कंपैरिजन करना है, जैसे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, फसल के टाइप का करना है कंपैरिजन, प्लांट्स का करना है, भाई ये दो फ्लावर्स का करना है, तो अच्छा कंपैरिजन की बात होगी, वहाँ मैं टेबुलर चार्ट के ऊपर टीएलएम बनाने का प्रयास करूँगा। जैसे ट्री चार्ट बनाते हैं। ट्री चार्ट जो है शोज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम सिंगल सोर्स टू मैनी ब्रांचेज लाइक इन ए ट्री। जैसे आप ये पूछे, आप अपने एक ट्री चार्ट बनाइए। सबसे पहले अपने परदादा का नाम लिखा, परदादा के बाद उनके जो बेटे हुए आपके दादा, उनके नाम लिखे, दादी के नाम लिखे, फिर आपने अपने पापा, चाचा, ताऊ के नाम लिखे,
फिर अपने भाइयों के, फिर अपने बच्चों के, तो एक फैमिली ट्री बन गया ना। तो इस प्रकार एक ट्री चार्ट बनता है। और ट्री चार्ट का ही जस्ट अपोजिट होता है स्ट्रीम चार्ट। स्ट्रीम चार्ट इज अपोजिट टू ट्री चार्ट, wherein many branch come together to converge into a single stream। इसमें क्या होगा, बहुत सारी ब्रांच मिलकर एक सिंगल स्क्रीन पर जाकर खत्म होती हैं। जैसे गंगा यमुना, ये दो नदियां हैं, ये आपस में मिली, एक नई नदी बन गई, मिलकर कोई दूसरा नाम हो गया, सरस्वती भी मिल गई, और नदियां मिलती चली गई और लास्ट में समुंदर में चली गई। तो स्ट्रीम चार्ट के द्वारा हम टीएलएम बनाकर ऐसे टॉपिक के ऊपर हम स्ट्रीम चार्ट बनाते हैं। सीक्वेंस चार्ट होते हैं, सीक्वेंस चार्ट या फिलिप चार्ट्स, ये जो होते हैं ये कई सारे चार्ट्स का कलेक्शन होता है। जैसे कैलेंडर आपके घर में है ना, जनवरी मंथ पूरा हुआ तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर वाले एक पन्ने को फाड़ के फेंक देते हैं या उस पर कुछ और काम कर लेते हैं, फिर दूसरे पन्ने को आ गया, तीसरा आ गया, तो एक सीक्वेंस होता है। यानी जो फिलिप चार्ट्स हैं वो कलेक्शन ऑफ चार्ट्स हैं, लाइक फिलिप चार्ट्स यूज टू शो मैनी इवेंट्स, और या कहूं तो इवेंट की सीरीज को, सक्सेशन सीरीज को व्यक्त करते हैं। द फिलिप चार्ट इज लाइक ए कैलेंडर विद ए सीट ईच फॉर 12 मंथ्स। एज द मंथ चेंजेस द सीट इज फिलिप ओवर। अब एक बात करेंगे, हमने चार्ट की बात की, हमने ग्राफ की बात की, हम पोस्टर की बात करेंगे। पोस्टर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, किसका, किसी एक सिंगल आइडिया का। एक सिंगल आइडिया को हम पोस्टर के द्वारा व्यक्त करते हैं, उसमें कुछ इमेज डालते हैं, उसमें कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। जो टेक्स्ट लिखते हैं उस टेक्स्ट को कहा जाता है कैप्शन। जैसे एक पिक्चर आपके सामने है, ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की है, और पिक्चर में शासन ने पेंसिल का यूज किया, किताब का यूज किया, और कुछ व्यक्ति हैं, और नीचे लिखा है पढ़े चलो बढ़े चलो। यानी पिक्चर के द्वारा भी हम शो कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई की बात चलनी है, और पढ़े चलो बढ़े चलो, और नीचे उसका नाम भी दे दिया राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो ये एक पोस्टर है। लास्ट में मैं मॉडल की बात करना चाहता हूँ। मॉडल भी एक अलग तरह का रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें बहुत ज़्यादा हम क्या करते हैं, टीएलएम बनाते हैं। जैसे ग्लोब है, ग्लोब इज मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब क्या है, एक अर्थ का ही तो मॉडल है। सिंप्लीफाइड टू शो अर्थ इसेंशियल पार्ट्स ओनली। देखिएगा इसमें क्या होगा, मॉडल्स में, मॉडल्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टेशनरी, और जिसे हम बोलते हैं नॉन वर्किंग मॉडल। स्टेशनरी बोलते हैं, नॉन वर्किंग मॉडल बोलते हैं। और स्टेशनरी मॉडल क्या है कि जिसका प्रत्येक पार्ट स्थिर हो, उसमें कोई मूवमेंट ना हो। जैसे आपके सामने एक ग्लोब है, ये स्थिर है ना, तो ये एक नॉन वर्किंग मॉडल है। और इसी में अगर ये ग्लोब घूम रहा है तो ये क्या हुआ, वर्किंग मॉडल है। वर्किंग मॉडल में कोई जरूरी नहीं सभी पार्ट्स मूवमेंट करें, कुछ पार्ट मूवमेंट्स भी कर सकते हैं, सभी पार्ट्स भी मूवमेंट कर सकते हैं, है ना। जैसे सोलर सिस्टम का जब हम मॉडल बनाते हैं, बच्चे विज्ञान में बहुत ज़्यादा बनाते हैं सोलर सिस्टम के मॉडल को। वो सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं रोटेट करते हैं सन के अराउंड ना, तो सोलर सिस्टम मॉडल बड़ा इजीली बन जाता है। आज की डेट में पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। ई कंटेंट्स के ऊपर भी, ई कंटेंट्स को शामिल करते हुए भी हम टीएलएम बनाते हैं। हम टीएलएम के रूप में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। हम अपने किसी भी टॉपिक पर हम चाहते हैं कि ये गेम्स के द्वारा समझाना है, तो डिफरेंट ऐप्स का यूज करके हम गेम्स में जा सकते हैं। हम एनिमेशंस की बात कर सकते हैं, हम क्विज की बात कर सकते हैं, हम कार्टून्स के रूप में टीएलएम बना सकते हैं, और हम सब्जेक्ट बेस्ड स्टोरीज बना सकते हैं। हमने 2-3 बच्चे लिए, 4 बच्चे हिसाब से एक ड्रामा क्रिएट किया और उसको रिकॉर्ड कर लिया, है ना। आपस में किसने क्या संवाद किया, जैसे रामायण के ऊपर बनाना है तो हमने हनुमान जी बना दिए, रामचंद्र जी को किसी कैरेक्टर दे दिया, लक्ष्मण जी का दे दिया, सीता जी को दे दिया, और बना दिया, वीडियो बन गया हमारा ई कंटेंट, है ना। तो इसी प्रकार आज अगर हम प्रेजेंटेशन की, पावर पॉइंट की, एमएस ऑफिस की बात करेंगे, तो टीएलएम के रूप में हम चार्ट लाइन टाइटल ले सकते हैं। हम लाइन के लिए कॉलम के रूप में, पाई फॉर्म के रूप में अपने डेटा का कलेक्शन कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। हम बार फॉर्म में यूज कर सकते हैं, एरिया के ये यूज कर सकते हैं। सरफेस को हम आराम से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। फनल फॉर्म में ले सकते हैं, और कॉम्बो फॉर्म। कॉम्बो फॉर्म का मतलब है कि कॉलम के साथ साथ लाइन भी ले ली, तो मिक्स हम बना सकते हैं। जब हम टीएलएम बनाते हैं तो हमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि टीएलएम बनाते समय हमें अपने स्टूडेंट्स के लेवल को ध्यान में रखना चाहिए।
बच्चे का लेवल क्या है। जूनियर के लिए अलग तरह का बनेगा और सीनियर के लिए अलग। स्टूडेंट्स शुड बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। ये बहुत अच्छी एक पॉलिसी होती है टीचर की, कि टीचर अपनी क्लास को बहुत सारे बच्चों में ग्रुप में बांट दे और प्रत्येक ग्रुप को क्या दे दे, एक एक यूनिट का टीएलएम बनाने को दे दे, एक टॉपिक वाइज, कि बच्चों आपका ग्रुप का नाम ये है और आपके ग्रुप को ये टीएलएम बनाना है। उसके बाद क्या होगा, उस बच्चों का सहयोग करें और टीएलएम बनाए। यू मे आस्क ऑल द ग्रुप्स टू वर्क ऑन वन टीएलएम। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बच्चों के डिफरेंट ग्रुप को एक ही टीएलएम दे दें, तो उससे क्या होगा, एक ही टीएलएम कई प्रकार से बनकर आपके सामने आ जाएगा, एक नई क्रिएटिविटी होगी, है ना। स्टूडेंट्स शुड बी अलाउड टू कंस्ट्रक्ट सिंपल टीएलएम देमसेल्फ। उनको खुद को बनाना आना चाहिए। टीएलएम शुड इलुस्ट्रेट द टीचिंग पॉइंट क्लियरली। ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि टीएलएम के द्वारा जो टीचिंग पॉइंट है, जिस टॉपिक की आप बात कर रहे हो, वो उसके साथ न्याय होना चाहिए, वो ट्रूली उसके क्लियर पॉइंट हो जाना चाहिए। डू नॉट ओवर क्राउड विद एन मेनी पॉइंट्स, पिक्चर्स और वर्ड्स। एक टीएलएम पर ओवर क्राउडेड ना लगे, ऐसा ना लगे कि बहुत सारे पॉइंट्स एक साथ समझाने का प्रयास हम कर रहे हैं, एक साथ कई सारी पिक्चर्स हमने जोड़ दी या वर्ड्स जोड़ दी और बच्चा क्लियर तो हुआ नहीं और कंफ्यूजन और ज्यादा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। लीव आउट टू मच डिटेल्स एंड बैकग्राउंड्स। उन्हें छोड़ दीजिए, अगर बहुत सारे डिटेल्स है, बैकग्राउंड से नहीं, एक ही टॉपिक को एक ही टीएलएम के लिए रखना चाहिए। दिस ड्रॉ अटेंशन अवे फ्रॉम द टीचिंग पॉइंट। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम जो अपना मूल उद्देश्य है टॉपिक को समझने का, उससे भटक जाते हैं। टीएलएम शुड बी प्रोपोर्शनेट एंड टू द स्केल, स्केल का अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक साइज किसी पार्ट्स का एक साइज बहुत ज़्यादा हो गया, एक कम हो गया, तो टीएलएम थोड़ा अजीब सा लगेगा, है ना। और टीएलएम को बनाते समय हमें लोकेलिटी पर ध्यान रखना चाहिए। अब पैसे ज़्यादा ना लगें, बल्कि हम ज़्यादातर प्रयास करें कि टीएलएम जो बने वो है तो नो कॉस्ट हो या कम से कम लो कॉस्ट हो, है ना। थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद।